दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप सबने मुर्दी की कहानी को प्यार दिया है, इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हर कहानी पर बनाए रखें। आज से हर कहानी के साथ जो स्केच आप इसकी टाइटल इमेज में देखेंगे, वो मेरे द्वारा ही बनाई गई होगी। यानी कहानी, आवाज और एडिटिंग के साथ साथ उस कहानी के पलों की मेरी मानसिक छवि कैसी है, इस बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जान पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। प्लीज इस कहानी को भी अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों और हॉरर कहानियों को चाहने वालों के साथ बांटते रहिए, ताकि मुझे भी और मेहनत करने की प्रेरणा मिल सके। आइए सुनते हैं अब आज की कहानी, चार चौकड़ी प्यासी रात। उस दिन मौका तो खुशी का ही था, पर फिर भी वहां बाजे और ढोल नहीं बज रहे थे, बल्कि एकदम सन्नाटे में किसी मातम परेड की तरह एक बारात शादी करके दुल्हन को अपने साथ लिए वापस अपने गांव की ओर जा रही थी। बात किसी काली रात की नहीं, बल्कि एक घनी चमकती दोपहरी की थी। सूरज की धूप जमीन को दहकते ज्वालामुखी सा तपाए दे रही थी। दहकते आवे सी तपती जमीन भी उस छोटे से लोगों के झुंड के कदमों की रफ्तार कम नहीं कर पाई थी। सूरज के डूबने से पहले उस बारात का दूसरे गांव पहुंच जाना बहुत जरूरी था। किसी आम बारात की तरह दूल्हा दुल्हन किसी बग्घी या गाड़ी में नहीं, बल्कि दो बड़ी बड़ी पीतल की खाली देगों में छिपा कर ले जाए जा रहे थे। बारात में बहुत कम लोग थे, और जितने भी थे वो बिल्कुल सजे दजे नहीं, बल्कि सादे लिबासों में ही जा रहे थे। जाने क्यों उनके चेहरों पर खुशी के बजाय घबराहट के भाव थे। बाहर खुले में चलने वालों के बदन भी पसीने से बुरी तरह तरबतर थे, तो उन दो देगों में अलग अलग बैठे नवविवाहितों का क्या हाल होगा, ये तो शायद वो दोनों ही जानते थे, क्योंकि अब तक सूरज की तपन उस पीतल को भी लगभग पिघलाए दे रही थी। गनीमत थी कि वक्त रहते वो बारात मैला गांव की हद पार कर गई थी। जी, आपने ठीक सुना, उस गांव का नाम मैला गांव ही था, और इसके पीछे किसी पागल दिमाग की उपज नहीं, बल्कि एक भयानक दास्तान थी। वो दास्तान जिसे दूर दूर के गांव के लोग चार चौकड़ी प्यासी रात के नाम से जानते थे। वो प्यासी रात जिसकी प्यास कई 100 जानों को लील जाने के बाद भी बुझ नहीं सकी थी। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत का नाता ना समझता, तो शायद इस गांव से दूसरे गांव के लोग कब का नाता तोड़ चुके होते। यहां से ढले अंधेरे गुजरने वालों या रात गए पहुंचने वालों का अंजाम भी काफी दर्दनाक हुआ करता था। इससे पहले कि मैं चार चौकड़ी के किस्से तक पहुंचूं, ये किस्सा जो एक गुजरने वाले पर वो दर्दनाक मौत बनकर गुजरा जिसने चार चौकड़ी के खौफ को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया था। बात एक गर्मी की रात की ही थी, जब पूरा गांव हर रात की तरह तेज तेज धड़कते अपने दिलों को अपनी छाती की कब्रों में दबाए हुए चुपचाप अपने अपने बिस्तर पर आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा था। सुनसानी गांव के एक छोर से हर छोर तक अपनी बाहें पसारे पहरा दे रही थी। चांद बीच बीच में अपनी पलकों को खोलकर यहां रात बीतने वाले दर्दनाक मंजर को
चोरी चोरी देख लिया करता था। इसी दौरान दो जवान कदम अपनी मंजिल की ओर पहुंचने की पुरजोर कोशिश में कई मीलों का फासला तय कर अब उस मंजिल से कुछ ही दूरी पर थे। पर इतनी दूर से लगातार चलते आने के बाद उन कदमों के मालिक का गला सूख जाना लाजमी ही था। तभी उसका ध्यान गांव के एक सूने चौराहे पर लगे एक नल से अभी भी रह रह कर टपकती पानी की बूंदों की आवाज, जो कुछ दूर से उसे सुनाई पड़ रही थी, उस आवाज ने खींच लिया था। कुछ ठिठक कर उसने उस नल की ओर देखा, पर वो नहीं जानता था कि ये प्यास शायद उसकी जिंदगी की आखिरी प्यास थी, क्योंकि इस गांव में रात दसियों सालों से प्यासी घूमती थी। उसके दो कांपते कदम धीरे धीरे उस नल की ओर बढ़े, पर तभी प्यासा तू, प्यासा क्यों, प्यासा क्यों, प्यासा क्यों। ऐसी हल्की हल्की फुसफुसाहटें उसके कानों के आसपास तैरने लगी। उसे अपने कदमों के पास हल्की सी धप की आवाज सुनाई दी और उसने देखा तो पहली नजर में वहां उसे एक लाल मांस का लोथड़ा सा अपने साथ जमीन पर लुढ़कता दिखाई दिया। उसमें से लगातार खून रिस रहा था, जिसकी रिसती हुई धारों की लंबी पतली सी सुर्ख लकीरें सड़क पर खींचती चली जा रही थी। साथ ही साथ वही रोंगटे खड़े कर देने वाली सुखबुगाहटें माहौल और भयावना कर रही थी। वो आवाजें रह रह कर बढ़ती जा रही थी। कुछ देर में उसकी नजर पड़ी तो वो सिर्फ मांस का एक लोथड़ा नहीं, बल्कि एक छोटा सा बच्चा था, जिसके पेट से गर्भनाल, यानी जिससे एक अबोध बच्चा अपनी मां के पेट में उसकी नाभि से जुड़ा रहता है, वो लटक रही थी। उस बच्चे का सर लगभग सूखे जमे खून से सनी एक लाल खोपड़ी सा हो चुका था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसने ध्यान से देखा तो उसके मुंह से ये भयानक आवाज निकल रही थी, पर वो आवाजें कई थीं। कुछ ही देर में वहां वैसे 3 और भयानक बच्चे दिखाई देने लगे। वो लाल लहू में लिथड़े चारों बच्चे वैसे ही लहू की लकीरें बनाते हुए अपनी लटकती गर्भनाल के साथ घिसटते, दौड़ते, लुढ़कते चलने लगे। प्यासा तू, प्यासा क्यों की आवाजें उस सन्नाटे को रौंद रही थी। इस भयानक मंजर में घिरा वो लड़का मंदार शहर से गांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था। उसकी गलती बस इतनी ही थी कि इस गहरी प्यासी रात में चलते चलते उसका गला सूख गया था और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो चौक में लगे उस नल के पास रुक गया था। पर वो क्या जानता था कि वो अपना गला तर करने के लिए जिस नल को खोल रहा है, इस समय वो नल नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया की चाबी है, जिसे घुमाने से इंसानी प्यास नहीं बुझती, बल्कि दूसरी दुनिया के बाशिंदों की मौत की प्यास जाग उठती है। ये नल नहीं बल्कि कुछ अनदेखी प्यासी ताकतों के इस दुनिया में उतर आने के लिए ताला खोलने की मनहूस चाबी है। पर अब हो भी क्या सकता था। एक उसके दाएं कंधे पर था तो एक उसके बाएं कंधे पर, एक गले पर चिपका था तो एक उसके दाएं पांव के बिल्कुल ऊपर उसकी टांग से चिपका बैठा था, और चारों अपने दांत उसके मांस में गड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। उसके बदन को यहां वहां से काट रहे थे। दर्द और डर से चीखता वो मैले गांव की सड़कें खून से भिगोता जा रहा था, पर उसकी मदद को कोई नहीं आ रहा था। सब के सब मुट्ठी भींचे, हाथ जोड़े, अपने बदन से लिपटी चादरों को अपने सर तक खींचे हुए किसी तरह हर रात की तरह इस काली रात के भी बीत जाने का
इंतजार कर रहे थे। गिरता पड़ता वो किसी तरह अपने उस रिश्तेदार के घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसका दरवाजा बुरी तरह पीटने लगा। बहुत ही भयानक अंदाज में मौत के उन शैतानों से छुड़वाने की गुहार लगाता रहा, पर किस में हिम्मत थी मौत की उस दस्तक पर कोई भी हरकत करने की। वो चारों मौत के परकाले मंदार के बदन से तब तक चिपके रहे जब तक उनका पूरा खून निचोड़ नहीं लिया गया। कुछ मनहूस पलों के गुजर जाने के बाद उसकी सूखी लाश उस दरवाजे के सामने आंखें फाड़े उसकी मौत के चुपचाप गवाहों को शायद मौत के बाद भी कोस रही थी। जरूर उसकी आत्मा वहां अपने अभी उतरे कपड़े यानी अपना मुर्दा शरीर देखकर सुबकती होगी, पर उन चारों खून के प्यासे छोटे छोटे बच्चों को इससे क्या फर्क पड़ता था। उन्होंने एक एक करके धीरे से खुद को उसके निचुड़े बदन से अलग किया और उस घर के चारों कोनों पर एक एक बच्चा जाकर चौकड़ी लगाकर बैठ गया। खून से सने उन बच्चों से खून की धारें रिस रही थीं। इसके बाद उन चारों ने अपनी अपनी छोटी छोटी छातियां पीटकर कुर्लाना और रोना शुरू कर दिया और फुसफुसाते हुए सब एक साथ बोले, 4 चौकड़ी, 4 हैं कोने, 4 मौत के जादू टोने, 4 पहर में पहर ये खास, चारों की जो बुझती प्यास, सांझ ढले जिसने नल खोला, उसकी छत यमराज ही बोला, छुपी नहीं ये किसी से बात, उस घर को घूरे प्यासी रात। 4 पहर में पहर ये खास, चारों की जो बुझती प्यास, 4 सगों की एक ही मात, 4 चौकड़ी प्यासी रात। दूर दूर तक फैली वीरानी में उस घर के 4 कोनों पर चौकड़ी मारे वो किसी अभागी मां के गर्भ से वक्त से पहले ही बेदर्दी से खींच कर निकाले हुए 4 अभागे, जिन्हें मांस का टुकड़ा कहें या अधपके अबोध बालक, ये फैसला करना मुश्किल था। वो चारों अपने भयानक रूप में उस बदकिस्मत घर को घेरे जाने कितनी देर इन खौफनाक शब्दों को अपनी तोतली जुबानों में गाते रहे। उनके इस मौत के गीत से डरकर इंसान और जानवर तो क्या, कोई भटकती आत्मा भी इस ओर झांकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। कुछ देर तक अपने घरों में सहमे दुबके सब गांव वाले मौत का ये गीत सुनने को मजबूर चुपचाप लेटे रहे। कुछ देर बाद उस घर को हल्की सफेद धुंध ने पूरी तरह से ढांप लिया था। उसमें से धीरे धीरे एक लंबी सी कंकालनुमा औरत जमीन से ऐसे उठने लगी जैसे वहीं मिट्टी की चादर लपेटे कहीं सोती हो। अपने बच्चों की करुण पुकार पर उस जमीन के नीचे से करवटें लेती धीरे धीरे खड़ी हो गई और किसी कीदड़ी की तरह बुरी तरह चिंघाड़ने लगी। इसके बाद हर हराती सी आवाज निकालते हुए उसने धीरे धीरे उस घर का एक चक्कर लगाया, एक एक कर अपने चारों बच्चों को उठाया और इसके बाद सीधे उस सूखी लाश के पास आकर उसके शरीर से बड़ी बेरहमी से मांस नोच नोच कर खाने लगी। इतना ही नहीं, बीच बीच में कुछ मांस के टुकड़े उन बच्चों की ओर भी उछाल देती थी, जिन टुकड़ों को वो हैवानी फुर्ती से लपक लपक कर अपने हलक में जज्ब कर लेते। कुछ देर वो मौत इसी तरह उस लाश के कच्चे ताजे मांस को भोगती रही और फिर धीरे धीरे चलते चलते वहीं उसी जमीन के नीचे मिट्टी की चादर ओढ़कर कुछ समय के लिए नींद में खो गई और साथ ही अपनी मां की सूखी छाती से चिपके वो 4 चौकड़े भी उसके साथ ही जमींदोज हो गए। शायद तब तक जब तक कोई और बदनसीब उस गांव में पानी का नल खोलता।
कौन जाने अगला कौन बदनसीब था अपनी आखिरी प्यास के साथ मौत के मुंह में जाने के लिए। गांव की अगली सुबह भी भयानक थी। उस घर के सामने सुबह सुबह उस कटी फटी लाश को देख गांव की औरतें और बच्चे चीखें मार रहे थे और कोस रहे थे उस घर के लोगों को कि जिन्होंने अपने रिश्तेदार को इस गांव में फिरती मौत के बारे में नहीं बताया था। बाद में जब उन्हें पता चला कि ये बेचारा तो उन्हें बिना बताए ही आ गया था, तब जाकर उन्होंने उन लोगों से ध्यान हटाकर उस लाश के बारे में दारोगा को और मंदार के माता पिता को सूचित कर दिया। दारोगा नया था, अभी कुछ दिन पहले ही वो उस चौकी में आया था। उसने अपने काम के इतने सालों में इतनी बेरहमी से खाई गई लाश कि जिसमें खून का कतरा भी ना बचा हो नहीं देखी थी। एक हल्की सी उबकाई के साथ उसके हाथ पैर कांप गए थे। वो समझ गया था कि या तो ये किसी जंगली जानवर का काम है या फिर किसी ऐसे वहशी दरिंदे का कि जिसका इंसानियत से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है, और दोनों सूरतों में गांव वालों को सुरक्षा देना जरूरी था। उसके मुताबिक अगर पुलिस के रहते कोई इतनी बेरहमी से किसी की जान ले रहा है तो या तो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था या फिर फांसी के तख्ते पर इसके लिए इस हादसे की पुख्ता जांच होनी बहुत जरूरी थी। वो दिलो जान से इस दुर्घटना की जांच में लग गया। पुरानी फाइलें और गांव वालों की बातों से उसे मालूम हुआ कि ये सब तो उस गांव में कई पुश्तों से होता चला आ रहा है और अब तो गांव वाले इसे अपनी नीति का हिस्सा मान चुके हैं। पर फिर भी थानेदार के दिमाग में एक सवाल कौंध रहा था कि जान का इतना खतरा होने पर भी कोई इस गांव को छोड़कर क्यों नहीं जाता। उसकी इस बात को सुनकर गांव के लोग एकदम शांत हो गए। सरपंच ने सबको जमीन पर बैठने का इशारा किया और थानेदार को अपने साथ रखी चारपाई पर आकर बैठने को बोल दिया। सबके अपनी अपनी जगह विराजने के साथ ही सरपंच ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को याद किया और दरोगा से बोले, तुम्हारे मन में काफी सवाल होंगे, मैं तुम्हें इस पनौती की जड़ तक लिए चलता हूं दरोगा। बात आजादी से काफी पहले की है, इतनी पहले की कि अब किसी को इसके बरस तक का याद नहीं। एक लड़का था हमारे गांव में, छोटा सा, नाम था बोरा। जाने कहां से एक दिन लगभग प्रकट ही हो गया था बोरा। वो वहां सुखिया के खेत में बने कुएं की मुंडेर पर। सरपंच ने अपनी लकड़ी की छड़ी से किसी एक खेत की ओर इशारा किया। अरे दिन क्या, लगभग रात सी ही थी। शाम का धुंधला पड़ने के बाद जब सुखिया हल लेकर और अपने बैलों को गाड़ी में जोतकर वापस घर की ओर निकला तो उसने एक पीले कुर्ते और सफेद धोती में एक ठंड से ठिठुरता हुआ लड़का अपने कुएं की मुंडेर पर देखा। वो उसकी ओर भाग कर पहुंचा और देखा तो वो बुरी तरह भीगा हुआ था। दूर दूर तक बादल या बारिश का नामो निशान नहीं था। फिर ये कौन सी बौछार पड़ी है इस लड़के पर। सोचता हुआ सुखिया अब क्या करे ये सोच ही रहा था कि लड़का बेहोश हो गया। सुखिया ने किसी तरह उसे अपनी बैलगाड़ी पर लादा और घर की ओर चल पड़ा। पर एक ही पल बाद उसके बैल लगभग पगला से गए और बड़ी ही तेज आवाजों में रंभाने लगे। लगातार चाबुक चलाकर उन्हें किसी तरह खदेड़ता हुआ सुखिया घर पहुंचा और गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य के आने से पहले लगभग पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो गया था। गांव में इस तरह किसी लावारिस लड़के का मिलना कोई आम बात नहीं थी। सबके पूछने पर उसने अपनी आप बीती पूरी तफसील से सबको बताई, पर लोग उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। ना तो किसी ने उस लड़के को अपने गांव में देखा था और न ही आसपास के गांव में। अमूमन उस जमाने में दूर दूर के गांव का बाशिंदा दूर दूर के गांव वालों के बारे में अच्छे से जाने या ना जाने पर पहचानता तो जरूर था। शादी, ब्याह, मुंडन, जिंदगी के त्योहारों या फिर मौत के दुखद अवसरों पर सबका एक दूसरे से मिलना होता ही था। घर में भाई चाहे एक न हो, पर हर आदमी का भाईचारा दूर दूर तक फैला था। भाईचारा सुनने में छोटा सा शब्द, पर निभाने में बहुत बड़ा। एक ऐसा गोंद जिससे गांव से गांव ही नहीं
देश से देश जुड़े होते थे। गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि सुखिया की बीवी को भी सुखिया के चरित्र पर शक हो गया था। तो कुल मिलाकर यह था कि इस लड़के के सुखिया की जिंदगी में पांव रखते ही सुखिया की जिंदगी में मुसीबतें दस्तक देने लगी थी। वैद्य ने कुछ दवा उस छोकरे के मुंह में डाली जिससे किसी तरह वो हल्के से होश में आया। कप कपाते होठों से उसने अपना नाम बताया, बोरा। और ये पूछने पर कि वो कहाँ से आया है, उसने कहा कि कुएं के प्रेत ने मुझे कुएं से आज़ाद कर दिया है। उसी के पहरेदारों ने मुझे सांझ ढले उस कुएं की मुंडेर पर ला पटका है और ये मुझे यहां ले आया है। तो क्या इससे पहले तूने सुखिया को कभी नहीं देखा? मैंने कहा ना, इससे पहले मैं इससे कभी नहीं मिला। अच्छी तरह सिखा पढ़ा के लाया है ये सुखिया इस लड़के को। सुखिया की बीवी ने बड़े गुस्से से पूरे गांव के सामने सुखिया पर लांछन मढ़ दिया था। उसके बर्ताव में अचानक आई इतनी आक्रामकता को देख सुखिया के भी होश उड़ गए थे। ये अचानक मेरी बीवी को क्या हो गया है, वो सोचता रहा, पर हालात बद से बदतर होते चले गए। सुखिया की बेटी, उसके रिश्तेदार, बिरादरी के लोग और यहां तक कि उसके अपने गांव के करीबी दोस्त यार सब के सब सुखिया के खिलाफ हो चुके थे। और अजीब इसलिए था कि उस अनजान लड़के बोरे से तो सबको हमदर्दी थी, पर पीढ़ियों से उसी गांव में बसे परिवार का बेटा सुखिया आज उन्हें दुश्मन मालूम हो रहा था। तीनों बखत बोरे को तो गांव के किसी न किसी घर से खाना मिल ही जाया करता था, पर सुखिया को अपने ही घर में 2 रोटी और सब्जी के साथ साथ मनो गालियां और शिकायतें सुननी पड़ती थी। सुखिया का भोला मन समाज की इस बिन कारण बेदर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सका और एक शाम बजाय घर लौटकर घर वालों और दुनिया वालों के उल्हाने सुनने के, उसने उसी कुएं की उसी मुंडेर से जहां उसे बोरा का मनहूस शरीर कांपता मिला था, उसने छलांग लगा दी। बोरा कहता था कि उसने अपनी आंखों से सुखिया को उसी कुएं में कूदते देखा था। हालांकि जिस शाम सुखिया कुएं में कूदा था, लोग कहते हैं उन्होंने बोरे को गांव के बीच एक घाट पर सोते हुए देखा था। तो एक ही वक्त में बोरा 2 जगह कैसे हो सकता था? इसके बाद कई लोग तो बोरे को ही प्रेत समझने लगे थे। बोरे ने बताया था कि सुखिया की मौत के बाद उसी कुएं के प्रेत के 2 पहरेदार सुखिया की आत्मा को ले कुएं की अंधी गहराई में उतार ले गए थे। रह गई थी तो बस पानी में तैरती उसकी अभागी लाश। सुखिया की मौत के बाद बोरे में भी काफी बदलाव आ गया था। वो अब गांव के एक पुराने घर के पास बैठा पहरों पहर आसमान को ताका करता था। जाने क्या पड़ता रहता उस अनंत आकाश में। वो धीरे धीरे अपनी नाम की तरह बोरा एकदम बोरा गया था, बावरा हो गया था। एक शाम जब पूरा गांव देवी के मंदिर में आरती के लिए जमा था, तो बोरा आरती का भोग पड़ते ही बड़ी तेज चीखा और वहीं मंदिर के बाहर बेहोश हो गया था। काफी बार उसने मंदिर में घुसने की कोशिश की, पर देवी की शक्ति से बोरा पर आए प्रेत की हिम्मत नहीं हो पाई मंदिर की चौखट पार करने की। और आरती के समापन के बाद वहीं अपने होश खो दिए थे उसने। उस समय मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि इसकी शादी किसी पगली से करवा दो तो ये ठीक हो जाएगा। इस पर जिस प्रेत का साया है वो हमेशा से इसे छोड़ देगा, और जो पगली इससे शादी करेगी उसका पागलपन भी इसकी शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनकर सब गांव वाले ऐसी जवान पगली की तलाश में लग गए कि जिससे बोरे की शादी करवाई जा सके। इससे पहले कि वो कोई ऐसी लड़की ढूंढ पाते, एक अमावस की रात गांव का चौकीदार चीखता हुआ गांव में घर घर का दरवाजा पीटने लगा। दरअसल उसने सुखिया के खेत वाले कुएं पर सुखिया, बोरा और लाल जोड़े में सजी एक लड़की को बैठा देखा था। उसने देखा कि सुखिया की आत्मा उन दोनों के गले में हार डाल कुछ बुदबुदा रही थी, और इससे पहले कि वो चौकीदार कुछ बोले, वो तीनों, सुखिया की आत्मा, बोरा और वो लड़की, उस कुएं में कूद गए।
चौकीदार ने अपनी लालटेन खेत के पास ले जाकर देखा तो कुएं में कोई नहीं था। पर जैसे ही वो कुएं से पलटकर सुखिया के खेत से बाहर निकला तो वहां बौरा अपनी उस नई नवेली दुल्हन के साथ हाथ में हाथ डाले गांव की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो नया जोड़ा गांव तक पहुंचे, वो हड़बड़ाया हुआ चौकीदार भागता हुआ सबको सावधान करने को आ गया था कि हो ना हो ये बौरा और वो लड़की कोई न कोई भूत प्रेत ही है। कुछ ही देर में वो दोनों नवविवाहित गांव पहुंच गए थे। लोगों ने जाकर दोनों को देखा तो बौरा और वो लड़की दोनों एकदम ठीक थे। किसी इंसान की तरह ही उन्हें छुआ जा सकता था, उनसे बात की जा सकती थी। ऐसा देख सबने उस चौकीदार को नीम पागल समझकर गांव से निकाल दिया था। बौरा, जो पुजारी जी के बताए अनुसार शादी के बाद ठीक हो चुका था, मगर अब वो किसी से बात नहीं किया करता था। जाने उसकी बीवी शादी से पहले पागल रही हो या नहीं, क्योंकि उसका तो नाम या चेहरा तक किसी ने जाना या देखा नहीं था। बौरा और उसकी नई नवेली ब्याहता उन दोनों के लिए उसी पुराने पड़े घर को ठीक ठाक किया गया जिसके बाहर बैठा बौरा कभी आसमान पढ़ा करता था। दोनों पति पत्नी गांव के एक छोर पर बने उसी घर में रहने लगे थे। पर उनके वहां घर बसाते ही गांव पर भयंकर मुसीबतें आ पड़ी थी। कुछ दिन बाद उस बदनसीब चौकीदार की सूखी आधी खाई लाश एक पीपल पर उल्टी टंगी मिली, जिसे कुछ दिन पहले गांव वालों ने पागल समझकर गांव से निकाल दिया था। जाने कैसे लहलहाती फसलें खुद ब खुद मुरझा गईं। कई औरतों के गर्भ गिर गए और कई घरों के छोटे छोटे चिराग किसी अनजानी बीमारी ने बुझा दिए। जब जब किसी के यहाँ कोई मौत होती तो उस घर के बाहर बौरा की नई दुल्हन लाल जोड़े में पूरी पूरी रात दरवाजे के बाहर लाल घूंघट में चेहरा छुपाए बैठी रहती। लोग इस बारे में कानाफूसी तो करते थे, पर पक्का नहीं जानते थे कि वो रात रात भर किसी की चौखट पर क्यों बैठती थी। बात बात में लोग उसे बौरा की बौरी कहकर टाल दिया करते थे। हैरानी ये थी कि आज तक किसी ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उस औरत ने शादी के समय से लेकर अभी तक लाज का बहाना लेकर तो कभी किसी और बहाने से न तो उस लाल जोड़े को बदला था और ना ही उसने अपना चेहरा किसी को दिखाया था। गांव में तो एक अजीब सी कहावत चल निकली थी, बौरे न देखी बौरी, जाने क्या है चोरी। मतलब कि उन्हें तो लगता था कि शायद इसके पति बौरे ने भी अपनी पत्नी का चेहरा आज तक नहीं देखा, जाने ये क्या छुपा रही है। पर जब उसने रात रात इस तरह उन गांव वालों की घरों की चौखट पर बैठना शुरू किया तो गांव वालों ने बौरे से पूछा कि ये रात भर हमारे दरवाजों पर ऐसे क्यों बैठती है। तो बौरे ने जवाब दिया कि ये तो मेरे साथ ही होती है रात भर, ये यहां कैसे हो सकती है। और इस तरह हर बार बौरा उनको टका सा जवाब देकर अपने काम चला जाता। पर बौरी का घरों के दरवाजों पर रातों को बैठना बंद नहीं हुआ। बौरी की इन हरकतों को देखते हुए धीरे धीरे उसे भी मनहूस समझकर लोगों ने हिकारत देनी शुरू कर दी थी। उसने अपना चेहरा अभी तक किसी को नहीं दिखाया था। खैर, कुछ महीने बीते और गांव की औरतों ने धीरे धीरे बौरा की बीवी को देखते देखते महसूस किया कि हो ना हो ये लड़की पेट से है। जब कुछ औरतों ने बौरी से पूछने की कोशिश की तो वो फिर एक बार लाज का बहाना लेकर वहां से चली गई। पर अब बात सिर्फ कहने भर की नहीं थी। बौरी गर्भवती थी और अब उसे ठीक इलाज और देखभाल मिलना बहुत जरूरी था। यह सोचकर गांव वालों ने गांव की दाई से उसका इलाज करने को कहा। बौरे को भी गांव वालों की बात ठीक ही लगी। एक दोपहर दाई बौरी को उसके घर के कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। इलाज करने के लिए बौरी की आंखें, जीभ और माथा देखना बहुत जरूरी था। वो दाई वो पहली इंसान थी जिसने बौरी का चेहरा देखा और बाहर आकर फूले ना समाती थी। वो बोली, बौरा तो बहुत किस्मत वाला है जो उसे ऐसी परी मिली है। उस दाई के मुताबिक बौरा की लुगाई किसी परी से कम नहीं थी। खैर,
इसके बाद भी बौरी ने किसी और को अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया था। दाई के मुताबिक बौरी 7वें महीने में थी और एक खूबसूरत बच्चा उसके पेट में पल रहा था। ऐसा सुनकर गांव वालों ने भी बौरे और उसकी बीवी की मदद के लिए कमर कसी और पूरी कोशिश करते थे कि इस समय उन दोनों को किसी चीज या किसी रिश्तेदार की कमी महसूस ना हो। कुछ दिनों बाद दाई एक बार फिर बौरी को देखने आई तो इस बार उसकी नब्ज के मुताबिक बौरी के पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे। दाई को लगा कि हो सकता है पहली बार उसकी नब्ज पढ़ने में उससे ही कोई गलती हुई है। ऐसा कहकर उसने बौरी की खुशी को दोगुना कर दिया था, पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली बार दाई की बारी फिर से चौंकने की थी, क्योंकि इस बार उसकी नब्ज के हिसाब से बौरी के गर्भ में 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे थे। इस बार दाई ने बौरी की नब्ज देखी तो वो कांप गई। आखिर हर बार में उसके गर्भ में एक बच्चा कैसे बढ़ रहा था। इस बात से सिर्फ दाई का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का शक लगभग यकीन में बदल गया था कि हो न हो ये औरत मामूली इंसान की जून नहीं है बल्कि कोई बुरी आत्मा है। पर गांव के सब लोगों ने अगले 2-3 दिन तक इस मामले में चुप रहना ही ठीक समझा। फैसला हुआ कि इस बार जब दाई आएगी तो पूरा गांव वहां जमा रहेगा और अगर इस बार भी कोई 3-5 हुआ तो इस बारे में कोई कड़ा फैसला लेना होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस बार दाई को शाम के वक्त सबके काम से लौटने के बाद बुलाकर बौरी का मुआयना करने को कहा गया और बौरी की नब्ज ने हर बार की तरह इस बार भी दाई को निराश नहीं किया था। इस बार उसकी नब्ज ने एक बच्चा और बढ़ाकर बताया था, यानी अब उसके पेट में 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे थे। गांव के बड़े बूढ़ों से लेकर हर उम्र के बाशिंदे की खुशी अब खौफ में बदल चुकी थी। दाई चिल्लाती हुई बौरी के कमरे से भागती हुई बाहर आई और बोली, सिर्फ बच्चे नहीं बढ़ रहे इसके मनहूस पेट में, इस करमजली का चेहरा भी आज बदला हुआ है। इसकी आंखें फक सफेद हैं और चेहरा किसी सूखे पेड़ की डाल सा मुरझाया हुआ है। या तो किसी शैतानी रूह ने इसके गर्भ पर अपना कब्जा जमा लिया है, या ये खुद कोई भयानक चुड़ैल है, या वो बौरा ही कोई भूत है। हो ना हो वो चौकीदार जिसने इन दोनों का ब्याह देखा था वो सही कहता होगा। इस पर उन सबको कहीं से किसी मर्द की भयानक हंसी सुनाई दी। मैंने कहा था ना कि ये बौरा मेरी औलाद नहीं है, तब तुम सब लोग नहीं माने। मेरी जिंदगी बद से बदतर होती गई और एक रात जाने क्या हुआ कि इस बौरा ने अपनी शादी कराने के लिए उस कुएं पर ले जाकर मुझे कुएं में धकेल दिया, क्योंकि कुएं के प्रेत से इसने इस बौरी की आत्मा को आजाद करवाना था और अपनी शादी के लिए इन्हें किसी ताजी आत्मा की जरूरत थी कि जो इनका ब्याह इस लोक में नहीं बल्कि उस लोक में करवाकर इन्हें यहां भेज सके। बदकिस्मती से वो चौकीदार उस वक्त उस कुएं पर पहुंच गया और इन आत्माओं की शादी देखकर बौखलाया हुआ यहां भाग आया। इसके बाद का किस्सा तो तुम सब जानते ही हो। इतना कहकर वो एक बार फिर अजीब सी हंसी हंसता हुआ उस पेड़ से गायब हो गया। इतने में बौरा के घर के उस कमरे में जिसमें बौरी लेटी थी वहां से पानी पानी की तेज आवाज आने लगी, पर दाई ने इशारे से सबको रोक दिया और बोली कि ये इस मनहूस की कोई गहरी चाल है। मामला ऊपरी था। आनन फानन में काला जादू जानने वाले एक बाशिंदे को तहकीकात और ऊपरी इलाज के लिए बुलवाया गया। बौरी लगातार पानी मांग रही थी। उसकी पानी पानी की आवाजें बढ़ती जा रही थी और लोग भी हैरान थे कि आखिर ये बाहर क्यों नहीं आ रही। लोग इस उलझन में भी थे कि क्या हो अगर ये कोई इंसान ही हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि अगर गलती से भी ये इंसान है तो कोई इस गर्भवती की मौत का पाप अपने सर पर ले।
उस काले इल्म के माहिर ने बोरा के घर के आंगन में एक काला शॉल बिछाया और आंखें मूंद कर वहां बैठ गया। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद उसने अपने साथ लाए झोले में से एक पिंजरा निकाला जिसमें एक उल्लू कैद था। उसने धीरे से पिंजरे में हाथ डाल उल्लू की गर्दन पकड़ी। किसी तरह उस पर फड़फड़ाते पंछी को पिंजरे से बाहर निकाल उसकी गर्दन अपने साथ लाए एक चाकू से कलम कर दी। उसकी गर्दन से रिश्ता लहू अपने साथ लाए एक बड़े से पीतल के गिलास में डाला और उसी दाई को गिलास पकड़ाते हुए बोला, जा माई, अंदर जाकर इसे ये पिला तो इसका असली रूप तुम सबको देखने मिलेगा। वो दाई काफी डरी हुई थी और वो तो क्या, गांव का बड़े से बड़ा सख्त आदमी भी इस वक्त उस कमरे में जाने से डर रहा था। पर मर्दों की मर्दानगी कई बार औरत की लाज हया के सामने छोटी पड़ जाती है, तो मर्दों ने अंदर किसी और की जोरू होने का बहाना कर उस कमरे से दूर रहना ही ठीक समझा। खैर, काफी समझाने के बाद वो दाई किसी तरह कांपते कदमों से वो उल्लू के खून से भरा गिलास लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई तो सामने का दृश्य देखकर वो इतनी तेज चिल्लाई कि लगा जैसे उसके गले की नसें ही फट न गई हों। पर सामने का दृश्य ही ऐसा था। भागकर जब गांव वाले उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे तो उनके सर से पांव तक खौफ दौड़ गया था। सामने वो बौरी बड़े ही खतरनाक अंदाज में गुस्से से भरी उस बिस्तर पर अपने दोनों पांव फैलाए बैठी हुई थी। उसका चेहरा ढका नहीं था और यकायक एकदम भयानक हो चुका था। उसकी आंखें दूधिया सफेद शैतानी हो चुकी थीं और किसी दूधिये बल्ब की तरह चमक रही थी। जाने कैसे उसने अपना पेट अपने ही नाखूनों से फाड़ लिया था और उससे एक एक करके अपने अधपके बच्चे निकाल निकाल कर बिस्तर पर रख रही थी और चिल्ला रही थी, आए देखे सारा गांव, 8 मेरे बच्चों के पांव, अधपके बच्चे मेरे 4, मेरे हाथों मेरे पेट से पार। तुम सबसे अब भड़की हूं मैं, एक प्रेत की लड़की हूं मैं। देख जहां सुखिया का खेत, कुएं में रहे मेरा बाबा प्रेत, जिसने मुझे ये कला सिखाई। जब मैं चाहूं पढ़ूं दिखाई, जब जब जगे किसी का बैर, गायब हूं लूं सर से पैर। और इतना कहते ही वो इस बिस्तर से अपने चारों बच्चों के साथ अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे वहां कभी थी ही नहीं। सारे अभी सकपकाए डरे सहमे यहां वहां देख ही रहे थे कि एक बार फिर सिर्फ उसकी आवाज उस सन्नाटे में गूंज गई। गहरी आज उदासी हूं मैं, सांझ ढले को प्यासी हूं मैं। सांझ ढले जो पानी लेगा, भरेगा या फिर पीने लगेगा, वो पानी ना पी पाएगा, पीकर फिर ना जी पाएगा। आएंगे मेरे बच्चे 4, मार चौकड़ी देंगे मार। अंधेरे में खड़ी हुई हूं, अपने पति से अलग हुई हूं। जब देखूंगी दुल्हा दुल्हन, आखिरी होगा उनका वो दिन। सांझ ढले पानी के किसी तरह के इस्तेमाल पर भी उस प्रेतनी ने रोक लगा दी थी। रोक क्या लगा दी थी, बल्कि पानी की बूंद बूंद पर मौत का पहरा बैठा दिया था। साथ ही क्योंकि गांव वालों की वजह से ही वो अपने पति बौरे से बिछड़ गई थी, इसका गुस्सा उसने गांव वालों के जवान बच्चों की शादियों पर पहरा बैठा कर निकाला। उस घटना के समय से ही आज तक बौरे को किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों ने कभी कभी उसी कुएं और उस पुराने टूटे घर के पास उसके जैसी कोई छाया तो देखी है, पर पहले की तरह आमने सामने बौरा कभी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद से गांव में काफी समय तक गांव की सीमा में कोई शादी नहीं होती थी।
एक बार ऐसे ही कोई दूसरी दुनिया की विद्या जानने वाला एक और संत इस गांव में आया और पूरी बात सुनकर उसने एक नई तरह का इलाज निकाला था। उसने 2 बड़ी बड़ी पीतल की देगें मंगवाकर उन्हें मंत्रों की शक्ति से बांधा और गांव वालों को समझाया कि जो भी दूल्हा दुल्हन होंगे उन्हें शादी से 1 रात पहले से ही देगों में बैठा दिया जाएगा। ना तो उन्हें तैयार किया जाएगा और पानी से किसी तरह का खतरा ना रहे, इसलिए शादी के दिन सुबह उन्हें नहलाया भी नहीं जाएगा। फेरों के दौरान अग्नि के चारों ओर ये देगें ही घुमाई जाएंगी और इसके बाद उन्हीं देगों में बैठाकर उन्हें इस गांव के पार कर दिया जाएगा। फिर जब कभी बाहर किसी गांव से इस गांव में बहू आनी होगी, तब ये देगें वापस उसी घर के बहू बेटों को लेकर लौटेंगे। जब तक वो जवान बच्चे उन देगों में रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देग के अपने घर वापस पहुंचते ही वो उस प्रेतनी की बद्दुआ से बचे रहेंगे। इसके बाद शाम ढलते ही उस मनहूस कुएं से आवाज आया करती थी, सांझ से पानी भरना मत, सुबह सवेरे होने तक प्यासी घूमे मौत यहां, रात की छुपकर सोने तक। पानी पी पानी। और कहते हैं कि वो कुआं पूरी रात यही चिल्ला चिल्ला कर लोगों को गुमराह करने को बुलाया करता था। ऐसे ही कई बरस बीत गए। कुएं और बावड़ियों का रिवाज कम हो गया। घर घर में नल लगा दिए गए। पहल हम सबको लगा कि अब तो किसी को कुएं पर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो अब घर में नल से पानी भरने पर वो प्रीतनी क्या कर लेगी। ऐसे ही किसी ने नल लगने के अगली शाम ढले गलती से नल खोला, तो उस नल की टोटी खोलते ही पानी पी पानी की आवाजें आने लगीं। फिर भी उस बदकिस्मत ने नल चलाकर जैसे ही पानी की एक बूंद अपने हलक में उतारी थी कि वहां 4 चौकड़े जा पहुंचे। उसे घसीट कर घर के बाहर लाए, उसे काट काट कर मार कर उसका सारा खून पिया और इसके बाद उस घर के चारों कोनों में चौकड़ी मारकर बैठ गए। उनकी मां ने उस रात से आज तक जिसको भी मारा है उसका खून नहीं पिया। पीते हैं तो बस वो 4 चौकड़े। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कितनी अजीब बात है कि कुएं में रहने वाली प्रीतनी हर रात प्यासी भटकती है। न केवल खुद को प्यासा रखती है, बल्कि इस गांव का हर बाशिंदा प्यासा ही सोता है और प्यासा ही उठता है। इसके बाद का किस्सा वैसा ही है जैसा इस बेचारे मंदार के साथ हुआ है। पर तुम कहां मेरी बात मानने वाले हो। तुम करो अपनी तफ्तीश और कुछ पाओ तो हमें भी बताना। हम सब तुम्हें यहीं मिलेंगे, क्योंकि इस गांव को आज तक अगर किसी ने छोड़कर कहीं और बसने की कोशिश की है तो या तो उसने खुद को खत्म कर लिया या फिर बड़े ही खौफनाक तरीके से उसके पूरे परिवार की लाशें यहां वहां छितरी पाई गई हैं। बौरी प्रेतनी का यह खौफ सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में पसरा है। शाम ढले से सुबह तक हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कई लोग हमारे गांव को मैला गांव कहते हैं। हमारे घरों की औरतें शाम ढलने के पहले ही खाना बना लेती हैं। मल और मूत्र त्याग करने के लिए या तो हम सुबह का इंतजार करते हैं या फिर इन खेतों की मिट्टी का, पर पानी की एक बूंद को भी कोई हाथ नहीं लगाता। लो पानी पी लो, फिर सांझ ढले मिले या ना मिले। दोपहर लगभग खत्म हो रही है दरोगा, अब हमें इजाजत दो ताकि अपने अपने घर जाकर अपने काम निपटा सकें। हो सके तो उस बच्चे की लाश थाने से जल्दी दिलवा देना ताकि हम इज्जत से उसका आखिरी संस्कार कर सकें। और इस तरह एक एक कर वो पूरी जगह गांव के लोगों से खाली हो गई। रह गया तो हक्का बक्का सा वो थानेदार जिसने लगभग एक ही घूंट में पानी का वो गिलास हलक में उतार लिया
और धीरे से अपने हवलदार को बुलाकर बोला, रतिराम, एक गिलास पानी देगा? और रतिराम किसी घर से पानी का इंतजाम करने चल पड़ा। थानेदार के दिमाग में 4 शब्द ही गूंज रहे थे, 4 चौकड़ी प्यासी रात।